Good morning, student. Today we will start oxygen family. And on yesterday, we have tried to study, but due to network problem, we did not finish this topic. So once again, we will study about the oxygen family. This family is also known as chalcogen family, which means ore forming family. Principally, the chalcogen means copper, and most of the ore of copper contains oxygen and sulfur, which belongs to this family, that is group 16 element. That is why these are known as chalcogen. Copper terms was also used for bronze, brass, ore or coins. Most copper minerals contains either oxygen और सल्फर, इसीलिए इस फैमिली को हम लोग चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं। और शॉर्ट में आपको याद करना है कि यह ओर फॉर्मिंग फैमिली, ओर फॉर्मिंग होता है, ओर फॉर्म करते हैं ना, ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में ओर्स होते हैं, इसीलिए ओर फॉर्मिंग फैमिली कहा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट में आपका देख लीजिए ओ शशि टेपो, याद कीजिएगा, टेक्निक है याद रखने का, ओ शशि टेपो। और लिभरमोरियम, यह एक रेडियो एलिमेंट है ना। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ना, इसके बाद पोलोनियम और लिभरमोरियम, ये आपके एलिमेंट्स ग्रुप 16 में आते हैं। एटॉमिक नंबर अगर याद है तो 288, 18, 16, 28, 18 और 32 करके हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं इसका ना। तो ये आपका ऑक्सीजन नॉन मेटल हो गया, सल्फर भी आपका नॉन मेटल है, जबकि सेलेनियम और टेलुरियम दोनों के दोनों आपका मेटलवाइड है। पोलोनियम और लिभरमोरियम दोनों के दोनों मेटल तो जरूर हैं, लेकिन क्या है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं। अकरेंस ना, ऑक्सीजन आपको कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में मिलता है। एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन लगभग 21% बाय वॉल्यूम है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है हम लोगों के पास। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन के फॉर्म में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ड्राई एयर में आपको लगभग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम है। ठीक है, द अबंडेंस ऑफ सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज वेरी लो, और सल्फर आपका अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है। सिसिली वगैरह में पाया जाता है सल्फर। सल्फर जहाँ पर पाया जाता है उसको सल्फर बेड कहा जाता है। ये 0.03 से लेकर 0.1% आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस ही है, जहाँ ये पाया जाता है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है सिसिली प्रोसेस ना, जो कि अब पढ़ना नहीं है, पहले हम लोग 10 वगैरह में पढ़ाया करते थे सिसिली प्रोसेस। आइए, कंबाइंड स्टेट में सल्फर आपको बहुत सारे कंपाउंड में पाया जाता है, जैसे जिप्सम। 10 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट ना, डाइहाइड्रेट होता है, इसमें 2 मोलकुल्स ऑफ वाटर है। इप्सम में पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। बाराइट में पाया जाता है बैरियम सल्फेट के फॉर्म में। सल्फाइड सच एज ग्लेना, यानी पीबीएस को ग्लेना कहते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS होता है आपका। कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है। ट्रेस ऑफ सल्फर अकर्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनो, और वोल्केनो में भी सल्फर पाया जाता है। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग आज? हेलो, यस सर। चलिए ठीक है बेटा, आज यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक materials such as eggs, protein, garlic, onion, mustard, hair and wool contain sulfur। सल्फर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है, मटेरियल्स में पाया, जैसे अंडा में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, गार्लिक में पाया जाता है। एक्चुअली प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है ना, और अमीनो एसिड में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक अल्काइल ग्रुप होता है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, जैसे मिथियोनिन और सिस्टीन, दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, तो मिथियोनिन और सिस्टीन, ये आप याद रखेंगे ना। गार्लिक में भी पाया जाता है, प्याज में भी पाया जाता है, मस्टर्ड में है, हेयर में है, उल में है ना, ये सब सल्फर पाया जाता है। Selenium and tellurium are also found as a metal
सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स इन सल्फाइड ओर, और यह सेलेनियम और टेलुरियम भी आपका सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, पोलोनियम अकर्स इन नेचर एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। अगर आप थोरियम और यूरेनियम को डीके कराएंगे तो पोलोनियम मिलता है, नया एलिमेंट ना, तो आपको क्या कहा जाता है, पोलोनियम हो गया। उसी तरह से आपका जो नया एलिमेंट के बारे में मैं बताया था लिबरमोरियम, ये भी एक सिंथेटिक यानी मैन मेड है। ठीक है, और जो भी मैन मेड हैं सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगा। लिबरमोरियम इज ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट्स सिंबल इज Lv, एटॉमिक नंबर आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख रहे हैं, तो मतलब हल्का सा आइडिया रखिएगा लिबरमोरियम के बारे में तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है तो क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट एंड हैज वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। इसका हाफ लाइफ जो होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये खत्म हो जाता है, बनता है और टूट जाता है, इसलिए वी हैव नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिबरमोरियम। ठीक है, तो हम लोगों के पास लिबरमोरियम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होने का मेन वजह क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही एक खत्म हो जाता है, इसका हाफ लाइफ होता है लिबरमोरियम का। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसीलिए हम लोगों के पास ज़्यादा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। आइए हम लोग अब एटॉमिसिटी पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट का। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, NS2Np4 ना, ये हो गया आपका। और आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम का। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक याद है तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाता चला जाएगा। कैसे, देखिए हीलियम का इसका लिख दिया हम ऑक्सीजन का, NS यहाँ पर हो जाएगा 2s2 2p4, तो ऑटोमेटिक देखो नंबर ऑफ शेल यहाँ 3 कर दिया, यहाँ देखो 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, देखिए दोनों जगह 4 हो गया, इसमें आपको 5 आ गया, 5 आ गया, इसमें 6 आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक का लिख दिए तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ शेल बढ़ा करके हम लोग सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। आइए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस ग्रुप का। देखिए आपके पास डाटा है एनसीईआरटी का, ये डाटा है, कोवैलेंट रेडियस आपका ऊपर से दिया हुआ है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, एटॉमिक रेडियस देखिए कोवैलेंट रेडियस जो है आपका बढ़ रहा है। आयनिक रेडियस आइएगा तो देखिए ये भी आपका बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस बढ़ने का मेन वजह क्या है, तो नंबर ऑफ शेल का बढ़ जाना। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, उसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर गया था। ऑक्सीजन में 2 शेल था, ठीक है, सल्फर में 3 था, सेलेनियम में कितना है 4, इसमें 5, इसमें 6। तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल एटॉमिक रेडियस दैट इज कोवैलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इंक्रीजेज। ठीक है, तो जो मैं बात बताया वही आप स्लाइड पर आप देख रहे हैं। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का साइज जो है एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ऐसा क्यों है, तो ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, यही वजह है कि इसका साइज जो होता है आपको एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। तो यहाँ से रीजनिंग बनता है कि साइज ऑफ ऑक्सीजन ही एक्सेप्शनली स्मॉल, तो रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए मैं 11th क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आपका क्या आया था, 2s2 2p4, यही नया था आपका। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, तो s और p दो ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल इसीलिए नहीं है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो या कहीं पर आपको देखना हो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख डालिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखिएगा तो 2s2 2p4 हो गया। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या कहा जाता है, सबशेल कौन हो, कितने होंगे, 2 ही होंगे, पहला सबशेल s और दूसरा p, दोनों s स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं सल्फर के केस में आप आइएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा तो देखिए 3, एक नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो ये हो गया आपका 3s2, ठीक है, ये हो गया आपका 3p4 हो गया,
ठीक है, ये आपका 3p4 हो गया। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया। 3 हो गया तो 3 सबशेल पॉसिबल है, एस, पी और डी। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल सल्फर के केस में वैकेंट है, ठीक है। ये अपना एक्सटेंड कर सकता है, साइज बढ़ा सकता है, अपना ये कोवैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, तो साइज बढ़ सकता है उसका। यही वजह है कि जो हाँ ऑक्सीजन के केस में चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, जिसकी वजह से एस और पी सबशेल ही पॉसिबल है। इसीलिए एक्सेप्शनली इसका साइज जो होता है छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग देख चुके हैं 11th क्लास में काफ़ी ना, कि एटॉमिक रेडियस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। जब आसान होगा, कम से एनर्जी जो होगा कम से कम एनर्जी पर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 16 ग्रुप ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। देखिए यहाँ 1314 आपका यूनिट है, किलो जूल पर मोल है। यहाँ 1000 है, 941 है, इसके बाद 869 है, 813 है। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इनका वैल्यू जो है, किस चीज़ का वैल्यू, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज क्यों कर रहा है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस ना। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि आईपी का वैल्यू आपका डिक्रीज कर जाएगा ना। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जो मैं बताया वही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज में को इंक्रीज, साइज में इंक्रीज होने का मेन वजह होता है इसमें। हाउएवर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन द corresponding पीरियड। लेकिन देखिए ऑक्सीजन में आ जाइए और आप ग्रुप 15 में आ जाइए तो साइज छोटा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन फैमिली का होगा, ग्रुप 16 फैमिली का होगा, ठीक है। आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं या फिर आपके पास पीरियोडिक टेबल लेकर के बैठे होंगे या साइड बुक होगा आपके पास, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आप देख सकते हैं आसानी से कि जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और एटॉमिक साइज जब डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसका इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है आपका ना। ग्रुप 16 का जो है आपका however the element of this group have lower ionization enthalpy, ग्रुप 16 ही का कम है, ग्रुप 15 का ज्यादा है ना। तो रीजन कोई एक बता दीजिए, बेगूसराय से कोई एक आंसर दे दो, दोनों में से कोई। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है सर। बिल्कुल सही ना। इन द केस ऑफ ग्रुप 15 देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन due to which it is more stable and removal of electron will be difficult. That is why the ionization enthalpy or ionization potential of group 16 will be lower than that of the group 15 element, although the size of group 16 element is lower. तो रीजनिंग जो आप बताए हैं वही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था आपका। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना। तो 11th में डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रेंड इसका। तो देखिए आप स्क्रीन पर डाटा ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में -141 किलो जूल पर मोल है, जबकि सल्फर का ज्यादा है। बाद में फिर देखिएगा कि यह डिक्रीज करता हुआ चला गया है ना, निगेटिव में डिक्रीज करता हुआ चला गया है ना। तो इसका रीजन हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ये अखिलेश बताएंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ अखिलेश बताइए, यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है निगेटिव में? यहाँ तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है सर, कॉम्पैक्ट इससे कम है नेचर। देखिए ऑक्सीजन का साइज जो होता है कम्पैक्ट होता है, छोटा होता है ना।
और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू द ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर साइज, देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू व्हिच ना इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लोअर इन द नेगेटिव, while in the case of the sulfur its size is slightly larger than that of the oxygen in which the addition of electron is easy. That is why electron gain enthalpy of sulfur or of this period ना is greater than that of oxygen ना. उसी तरह का सेम कंसेप्ट हम लोग हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग का होगा क्या कि वहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा फ्लोरीन से ज्यादा होता है और रीजन फिर सेम हो जाएगा. तो एक जगह पढ़े वहां भी हम कंपेयर करा दिए, फ्लोरीन का कम होगा, क्लोरीन का आपका ज्यादा होगा. ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज इन व्हिच there will be inter electronic repulsion whenever electron will be added. That is why the electron gain enthalpy of sulfur is larger than that of the oxygen in negative. Similarly in the case of chlorine and fluorine, the electron gain enthalpy of chlorine will be larger than that of the fluorine due to its smaller size ना. चलिए, तो रीजन बिल्कुल आपका सही था. बिकॉज ऑफ द कंपैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉन. आवाज क्लियर नहीं आ रहा. हाँ बेटा, अब थोड़ा नजदीक आ गया हूँ. आवाज क्लियर नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ कि इंटर नेटवर्क आपका हम लोगों का सही हो जाए. ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि सल्फर का ज़्यादा होगा तो सल्फर में का साइज बड़ा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा और ऑक्सीजन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए ऑक्सीजन का निगेटिव में कम होता है. आवाज़ कुछ क्लियर हुआ है? हेलो, कट रहा है सर. नहीं सर, कट रहा है सर उतना ही. अच्छा रुको, पोजीशन चेंज करता हूँ वाईफाई का. देखो तो बेटा अब कुछ अब ठीक है. अब ठीक है आवाज? हेलो, यस सर. हाँ बेटा ठीक है. सर. तो हाउएवर फ्रॉम नहीं मत कर, फैन चला दीजिए, F1 F2 चला दीजिए. हाँ और F वाला स्विच दबा दीजिए, एक वो भी दबा दीजिए. हाँ बस 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 छोड़ दीजिए. गर्मी लग रही थी बेटा इसलिए फैन चला दिया था, हालांकि फैन चलाने से आवाज पर असर पड़ जाता है. वो सब छोड़ दीजिए, बी छोड़ दीजिए, बल्ब जल जाएगा आपको. However, from sulfur onward, the value again becomes less negative up to polonium ना. और बाकी तो एज इट इज है, इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है. ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ठीक है, आइए देखते हैं. वैल्यू आपके सामने है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही टॉप टू बॉटम, हाँ टॉप टू आवाज नहीं आ रही है. नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, क्या करूं? आवाज नहीं आ रहा सर. तो सुनाई दे रहा है. चला गया था. मैं थोड़ा सा फैन का स्विच ऑफ करने, इसलिए कि फैन चला देते हैं तो और आवाज गायब हो जाती है. अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रहा है. अब फिर चेंज करता हूं पोजीशन, देखो अब आवाज आ रही है? हेलो, नहीं सर, कट ही रहा है. कट रहा है तो बोलो मैं क्या करूं फिर? आवाज नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? यहां से तो कुछ मैं कर नहीं सकता, पोजीशन ज्यादा से ज्यादा चेंज करके देख सकता हूं. चलो अब ठीक है, आवाज आ रही है? देखो तो अब देखो, नहीं आवाज नहीं आ रही अभी भी? अब आ रही है. अब आ रही है? ठीक है सर. चलो ठीक है. तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ये Yes, डाटा Yes, आपका, sir. हाँ डाटा आपके स्क्रीन पर है. देखेंगे इसमें कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ हम लोग जा रहे हैं
ठीक है। और लुकी हमको पॉइंटर लेने दीजिए ताकि हमको समझाने में आसानी हो। हाँ, तो देख रहे हैं बेटा आप लोग, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, वैल्यू इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ये वैल्यू डिक्रीज करने का मेन वजह हो गया क्या? इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन के बाद अगर किसी का नंबर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो ऑक्सीजन के आता है। तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपका आफ्टर फ्लोरीन, ठीक है। और बाद में डिक्रीज करने लगता है। डिक्रीज करने का आप रीजन जान रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के चलते क्या हो जाता है, ये आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। दिस implies that the metallic character increases from oxygen to polonium। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने से हम लोग को एक कंक्लूजन निकलता है कि जैसे अलग ये कि मेटालिक कैरेक्टर जो होगा ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। और हम लोग शुरू में ही फर्स्ट स्लाइड में देखे थे कि पहले नॉन मेटल था, फिर मेटल वाइड आया था, बाद में हम लोग को मेटल आ गया था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो गया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते उस पर असर पड़ता है। आइए कुछ डाटा और हम लोग देखते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। इस ग्रुप के, इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, सभी के सभी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही है तो बंद कर देते हैं फिर क्लास। आवाज नहीं आ रही है तो ठीक है, कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। जिस दिन आवाज आ जाएगी उस दिन क्लास कंटिन्यू करूंगा फिर। चलो, घर से पढ़ा देना सर? नहीं, केमिस्ट्री लैब से पढ़ा रहा हूँ। घर से ठीक आवाज आता है। घर से क्यों, घर से पढ़ाऊं मैं? बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी। तो देखो जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं सभी के सभी एलोट्रोपी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डाटा आप देख रहे होंगे। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। तो ऊपर से नीचे देखो, यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है आपका 55, और आपका इसका 393, इसका 490, इसका 725, इसका 552 है। तो शुरू में देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक तुमको क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अचानक टेलुरियम से पोलोनियम के बाद जो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है। ऐसा क्यों, कोई बताइए, इसका आंसर दीजिए। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना, in this group their melting point and boiling point increases, it is due to increase in their atomic number down the group। तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अचानक टेलुरियम से पोलोनियम के आने के बाद, ठीक है, देख रहे होंगे डाटा घट गया है 1260, 1235, इसका 725 से 520 में आ गया। ऐसा क्यों हुआ, कोई रीजन दीजिए। हाँ जी, कोई रीजन दो। देखो एक्चुअली यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो NH2 इलेक्ट्रॉन दे विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली 4 बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। दैट इज व्हाई ना their melting point and boiling point will again decrease, और उसका दूसरा जो है melting point और boiling point जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये रीजन आप याद रखेंगे। The large difference between the melting point and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity। Oxygen exists as a diatomic molecule whereas sulfur exists as a polyatomic molecule। एक चीज और याद रखना है आपका, ऑक्सीजन का देखो डाटा इतना है
55 और 90 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली। अचानक सल्फर का क्यों बढ़ जाता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, जबकि तुम देखो ऑक्सीजन और सेलेनियम के केस में देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंसेज कम है, यहाँ पर का डिफरेंसेज ज़्यादा क्यों है? तो ज़्यादा होने का मेन वजह तुम्हारा ये हो गया कि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर आपका कितना पॉलीएटॉमिक S8 में। तो जाहिर सी बात है एटॉमिसिटी सल्फर का ज्यादा है, जब एटॉमिसिटी सल्फर का ज्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका उसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा तो एटॉमिसिटी आपका, हाँ एटॉमिसिटी उसका ज्यादा हो जाएगा, और ये मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा आपका ना। उसी तरह से टेलोरियम और प्लोरियम को हम हाईलाइट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, डिक्रीज वहां पर क्यों हो जाता है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन तुमको -2 -1 +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका एग्जिस्ट करेगा। सल्फर -2 +2 +4 +6 -2 एक चीज देख रहे हो, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है। पोलोनियम जाते जाते नहीं है ना, तो -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड जो है टॉप टू बॉटम जो है से डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ना, साइज बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो घटेगा, इसीलिए क्या कहा जाता है -2 टेंडेंसी जो है वो घट रहा है ना। उसी तरह से आप देखेंगे कि -1 और 1 ये तो आपका रेयर केस में ऑक्सीजन के केस में है, ठीक है। और आपको फ्लोरीन के केस में अगर कोई कंपाउंड फ्लोरीन के साथ है तो ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसीलिए वहां पर +2 हो जाता है। आगे हम लोग एग्जांपल यहाँ पर मैं शो करूंगा आपको। तो +4 और +6 में अगर हम लोग देखने चले जाएं तो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आने पर होता क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से NH2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन में वो टेक पार्ट नहीं करेगा। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा तो क्या कहा जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ शो करने लगेगा। मतलब कि टेंडेंसी ऑफ +4 या स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यही वजह है कि देखो पोलोनियम में +6 हम दिखलाए भी नहीं है, +4 दिखलाए हैं, तो ये +4 हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। NH2 NP4 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो देख चुके हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जो पढ़ा चुका हूं मैं। पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए वहां पर हम गायब भी कर दिए हैं। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 ना। तो जनरली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इसका -2 होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें वह आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है। जैसे देख लो इस केस में ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में, तो एक फ्लोरीन का -1 तो 2 के लिए कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इस पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, +2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना हो गया, +2 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। अब आ जाइए O2F2 में, ठीक है। तो यहाँ पर +1 हो गया। इन पर ऑक्साइड में आप जान चुके हैं, जैसे H2O2 में आ जाइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 हो गया। वहीं O2F2 में कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर इसका +1 हो रहा है। तो जनरल केस में इन जनरल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 ना, बट इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इट इज +2 ना। ऑक्सीजन फ्लोराइड में +1 और पर ऑक्साइड में -1 होता है। आइए, अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एग्जिबिट +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +4 एंड +6 आर कॉमन। +4 और +6 जो होता है ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम यूजुअली शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एंड +6 फॉर फ्लोरीन, ठीक है।
अब आ जाइए, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो मैं पहले एक्सप्लेन किया वही आप स्लाइड पर अभी देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। जब नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ रहा था तो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई एलिमेंट हो तो किस कंडीशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और किस कंडीशन में वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो कोई बताइए, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? किस ग्रुप में सर? ये किसी भी ग्रुप में, ऐसे आप पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 ना, तो यहाँ पर +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? +2 फॉर्म में है तो सर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है तो ऑक्सीडाइज करेगा तो हाँ बिल्कुल सही। +2 है तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब भी जाएगा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऐसे सब्सटेंस व्हिच आर कैपेबल टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि +2 वाला आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं वहीं पर देख लो तुम +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली का मैक्सिमम +6 है, इस +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो चाहे तो यह घट करके यह +4 में आ सकता है, या घट करके यहाँ से किस में आ सकता है? +2 में आ सकता है। जब भी होगा तो डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, और दोज सब्सटेंसेज व्हिच आर कैपेबल फॉर द रिडक्शन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा वो हमेशा क्या होंगे? यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे आपका ना, और +4 वाला जो होगा वो दोनों हो जाएगा, यहाँ से यह यहाँ भी जाएगा, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और +4 से अगर +2 में चला गया, ठीक है, +2 से ये +4 से +2 में आ गया तो यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब कि दोज कंपाउंड्स व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फॉर कैन एग्जिबिट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दैट सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 it will behave just like a reducing agent, and that compound in which their oxidation state is +6 will behave just like a oxidizing agent। तो +2 वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, बिल्कुल सही आंसर आपका था। +6 वाला कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और +4 वाला जो हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हो जाएगा। एक चीज और, बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरली कोवैलेंट, और इसमें जनरली +4 और +6 के केस में जो होता है वो मेनली कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें। Fluorine is the strongest oxidizing agent. An element shows its maximum oxidation state its compound with fluorine. Fluorine चूंकि आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए फ्लोरीन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड बनाता है तो फ्लोरीन के साथ उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आइए अब हम लोग सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, रिलेटिविटी, reactivity with hydrogen, property of hydrides of group 16 element, reactivity with oxygen, reactivity towards halogen, इतना चीज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एनोमेलस बिहेवियर ऑक्सीजन का किसके चलते हैं? तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, ठीक है, स्मॉलर साइज है, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस ग्रुप में, ठीक है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें नहीं है, यही 3 रीजन है आपका ना। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा हो गया एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तीसरा हो गया स्मॉल साइज। इन 3 चीजों के चलते आपका ऑक्सीजन जो होता है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है ना। जैसे एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल के चलते ये अपना कोवैलेंसी जो होता है एक्सपैंड नहीं कर पाता है, ठीक है, इट्स कोवैलेंसी इज 4 एंड इन प्रैक्टिस रियरली एक्सीड्स टू 2। ऐसे ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 4 तक जा सकता है, लेकिन रियर केस में पाया जाता है मेनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही, मतलब ये कोवैलेंसी है 2 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर पाता है, ठीक है।
One typical example of effect of a small size and high electronegativity is in the presence of a strong hydrogen bonding in H2O, which is not found in H2S. देखो अब हम लोग को क्या कहा जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलर साइज, यही ना है, हाई ये स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों के चलते ना एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वाटर का और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या मैं 11th में पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को कि H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। ऐसा क्यों है? तो H2O में क्या है आपका कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मेन वजह क्या हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा स्मॉलर साइज। यही वजह है कि वाटर आपका लिक्विड है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है। On the other hand, in the case of other element of the group, the valence shell can be expand and covalency exceeds 4. ऑक्सीजन के अलावा जितने भी इस ग्रुप के मेंबर है, सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अपने को वैलेंसी एक्सपेंड कर सकते हैं, करते हैं ना, 4 से ज्यादा होगा उसका। ठीक है, आइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम देखते हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ टाइप H2E ना, इसमें जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है इस तरह का हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर E जो हो गया आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम हो गया, ये हाइड्रोजन आपके सामने है ही। ठीक है, देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम H2O टू टेलुरियम हाइड्राइड ना, तो ऊपर से नीचे आने पर आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का मेन वजह क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ का बढ़ना। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। और जब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो रिड्यूसिंग एक्शन क्या होगा, इनका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप। और ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ये आपके सामने है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, He डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए घट रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज इन एंथैल्पी फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ He bond down the group, the thermal stability of hydride also decreases from H2O to H2PO, जो मैं बताया वही चीज है। All the hydride except water possess reducing property and their character increases from hydrogen sulfide to hydrogen tellurium। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर चूंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या बढ़ेगा आपका, इंक्रीज करता चला जाएगा। जो मैं बोला हूं वही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम ग्रुप 16 एलिमेंट्स कुछ हम लोग देखने जा रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके हाइड्राइड का देखिए स्क्रीन पर है ना। शुरू में देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों वाटर का ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अब लगता है पूरे ग्रुप में ही ज्यादा है, इस ग्रुप में ना हाइड्राइड में इसका ज्यादा है। इसके बाद क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड से धीरे धीरे इंक्रीज किया है ना, देखिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज कर गया है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वाटर का एमपी और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऐसा क्यों, जबकि बाद में वह क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। वाटर से हाइड्रोजन सल्फाइड तक डिक्रीज किया है, बाद में इंक्रीज किया, ऐसा क्यों? चलिए कोई रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होता है उसमें। Melting point and boiling point increased down the group, but H2O exceptionally has highest due to intermolecular hydrogen bonding। चलिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने है। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली पूछते रहता है, वाटर सबसे ज्यादा दिखाना होगा, इसके बाद टेलुरियम का, तब सेलेनियम का, तब सल्फर के साथ दिखलाना होगा। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का सबसे ज्यादा हो गया। स्टेबिलिटी देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्टेबल वाटर हो जाएगा ना, तब सल्फाइड मतलब ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, जो मैं बता चुका हूँ वही मैं यहाँ फॉर्मेट कर दिया हूँ।
एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन ना, अब आ जाइए देखते हैं हम लोग। CO2 दो तरह के कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ ना, चूंकि दो वैलेंसी हो गया। ठीक है, तो दो तरह के वैलेंसी हो गया तो दो तरह के कंपाउंड बना देगा, EO2 और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, EO3 टाइप का। ठीक है, E जहां हो गया सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, EO3 में जैसे SO3 बन जाएगा, सिलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब EO2 में देख लीजिए आप, O3 बन जाएगा, SO2 बनेगा, सिलेनियम ऑक्साइड बनेगा, टेलुरियम ऑक्साइड बनेगा, पोलोनियम ऑक्साइड भी बनता है। ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर दोनों गैस है, जबकि सिलेनियम ऑक्साइड और टेलुरियम ऑक्साइड दोनों के दोनों सॉलिड हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से पोलोनियम डाइऑक्साइड तक डिक्रीज करता है ना। क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बता सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? कोई बताइए, व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? सर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है? Because it contains vacant d orbital in which it can expand its oxidation state। बिल्कुल सही आंसर है, रिड्यूसिंग है ना। और इसका रीजन, हाँ अब सही बताएं बिल्कुल। वहीं आपका सिलेनियम ऑक्साइड और टेलुरियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दोनों ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है। हाँ जी, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है सिलेनियम ऑक्साइड और टेलुरियम ऑक्साइड, ये बताइए कोई। सिलेनियम ऑक्साइड और टेलुरियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो इसको मैं अलग स्लाइड में भी डाल दिया हूँ। हाँ बेटा, क्या चाहिए बेटा? प्रेजेंट हो जाता है उसमें, तो नहीं बेटा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगता है उसमें, इसीलिए हो जाता है ऐसा। ठीक है, अलग से स्लाइड में मैं डाला हूँ, उसको ऐसे रीजनिंग को देख लीजिए आप। आइए, यही न है ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन, ये ओजोन जो है कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओजोन कैसा होगा? बताइए बेटा, ओजोन कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट? हम सल्फर डाइऑक्साइड से बताए कि सल्फर डाइऑक्साइड से नीचे टेलुरियम पोलोनियम ऑक्साइड तक जाइएगा तो ये क्या क्या रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और वजह आप खुद बताया कि उसे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। सिलेनियम और टेलुरियम पोलोनियम के केस में मैं बताया कि मतलब उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगता है, जिसके वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने लगता है। लेकिन O3 क्या है, उसके बारे में तो मैं बताया ही नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपका क्या कहना है? हाँ बोलिए बेटा कोई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा सर। क्यों होगा? आंसर आपका बिल्कुल ऑक्सीजन सर दे, हाँ बोलिए। ऑक्सीजन सर दे सकते हैं। बिल्कुल सही, नेसेंट ऑक्सीजन। बिकॉज ओजोन इज अनस्टेबल, इट विल लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन एट दैट सब्सटेंस व्हिच विल लिबरेट द नेसेंट ऑक्सीजन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और उसका रीजन आप बिल्कुल सही बताए हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, जो स्क्रीन पर रिएक्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में
आप खुद बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और रीजन शायद सलोनी का था कि +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और वहीं सेलेनियम और टेल्यूरियम पोलोनियम ऑक्साइड क्या था आपका, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और इसका रीजन था कि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जिसके चलते वो एक्सपैंड हो जाता है। तो ये सब रिपीट हो रहा है आपका रिकॉल होने का। हाँ, एक चीज और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक कैरेक्टर जो होगा डिक्रीज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड से पोलोनियम डाइऑक्साइड तक अगर आइएगा आप, तो आपका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करने का वजह बता सकते हैं? पानी में घोल के जो बनाएगा जो सॉल्ट। हाँ बेटा, सिंपल आंसर दीजिए, ऐसे दे दीजिए कि सर सल्फर डाइऑक्साइड आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, इसीलिए ऐसा होगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। एक चीज और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, SO2 और SO3 में अगर हम लोग कंपेयर करा दें SO2 और SO3 में, तो व्हिच वन इज मोर एसिडिक? in between SO2 and SO3, which one is more acidic? SO3 होना चाहिए सर। क्यों? रीजन दीजिए, आंसर सही है आपका, रीजन दीजिए सर। उसके मतलब SO4 का एनहाइड्राइड है वो। हाँ बेटा, देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना है, +6 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने की टेंडेंसी किसके पास रहेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास रहेगा, इसीलिए ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। ऐसे आंसर दिला जाएगा ना, दे दोगे ना? SO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है SO3 में सल्फर का। और आवाज सर कट। हाँ बेटा, नेटवर्क है, आपकी भी आवाज कट कट के आ रही, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको, देख लेंगे आप। तो इन द केस ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, and in the case of SO2 oxidation state of sulfur is +4. Consequently, the electron accepted tendency, electron attracting tendency of sulfur trioxide is greater than that of the SO2. That is why SO3 is more acidic than SO2. हाँ, अब कुछ और देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलेनियम ऑक्साइड दोनों के दोनों एसिडिक हैं, जबकि टेल्यूरियम ऑक्साइड क्या है, होगा आपका एम्फोटरिक है। एम्फोटरिक वही होगा क्योंकि मेटलवाइड था तो जाहिर सी बात है एम्फोटरिक उसका होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सिलेनियम ऑक्साइड का एसिडिक होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और पढ़ेंगे कि आज यहीं तक छोड़ दूं? हाँ जी बोलो। चलिए, हाँ बेटा बोलिए, और आगे कंटिन्यू करूं कि यहीं तक ड्रॉप करूं आज? टाइम नहीं सर। हाँ बेटा बोलिए। छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा।